नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है संघर्ष की कहानी में। तो दोस्तों, ये एक ऐसी पॉडकास्ट श्रृंखला है जिसमें प्रतिदिन मैं सुबह 8 बजे आपको ऐसी शख्सियत की कहानी बताता हूँ जिन्होंने एमपीपीएससी के अपने रास्ते में, तैयारी के पूरे रास्ते में संघर्ष की सभी सीमाएं लांघ दी हो, जिन्होंने अपने संघर्ष से अपनी सफलता को सींचा हो। तो आज ऐसे ही एक नायक हमारे बीच हैं जिनकी संघर्ष की कहानी आप सभी लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जोरदार स्वागत कीजिए हमारे आज के नायक रजत सोनी जी का। कई सारे चैलेंजेस हैं और उन सबको पार करते हुए वर्तमान में ये सागर जिले में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो सोनी जी, संघर्ष की कहानी आप विस्तार से बताइए सभी को, ताकि सभी वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो उससे मोटिवेशन ले सकें, इंस्पिरेशन ले सकें। जी सर। सर, संघर्ष तो शुरू होता है बचपन से ही। जब मैंने अपना होश संभाला या अपने आप को देखा तो कहीं ना कहीं इस दुनिया को मैंने धुंधले रूप में ही देखा, क्योंकि जो मेरी दृष्टि थी वह अल्प दृष्टि थी और मुझे मार्फन सिंड्रोम नाम का एक आंखों में रोग था, जिसके कारण मेरे रेटिना थोड़े टेढ़े थे। इस कारण से मुझे तिरछे होने के कारण बहुत कम डिस्टेंस होने पे ही, लगभग 0 डिस्टेंस होने पे ही चीजें मुझे दिखाई देती थी। और इसके साथ ही मेरे पैर में बचपन से ही पोलियो हो गया था। मतलब जन्म के लगभग 3-4 मंथ बाद ही पोलियो हुआ। तो मैंने अपने आप को जब होश संभाला तो इन 2 संघर्ष के साथ ही अपने आप को देखा। और गॉड, मतलब जन्म के 3 महीने बाद पोलियो और दृष्टि भी धुंधली होना, मतलब पेरेंट्स भी चिंतित रहते होंगे हमेशा कि मेरा बेटा क्या करेगा, क्या चीजें, मतलब कितनी तकलीफ हुई होगी आपको? जी, पेरेंट्स के लिए तो बहुत कठिनाई का दौर था ही, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई बहन थे और पिताजी उस समय एलडीसी थे। तो उस समय एलडीसी की तनख्वाह भी उतनी अधिक नहीं होती है। तो उस आर्थिक संकट के साथ इलाज करवाना भी एक कठिन समस्या थी और इलाज का अभाव सागर उस समय थोड़ा अधिक पिछड़ा था। तो भोपाल बार बार लेके जाना और पोलियो जैसे प्रकार से ना ठीक होने वाले रोग का इलाज करवाना, इन सब के साथ उनका संघर्ष तो जारी ही रहा। साथ ही मेरा संघर्ष भी शुरू हुआ जब मैं लगभग 5 से 6 वर्ष का हुआ और मेरी माँ ने विद्यालय में मेरा प्रवेश करवाया। तब मैंने जब आम बच्चों के साथ अपने आप का और अपने अध्ययन को शुरू किया तो एक बहुत कठिन समस्या होती थी, क्योंकि सभी बच्चों का जो फोकस रहता था वो मुझ पे ही रहता था। क्योंकि मैं पुस्तक को जब पढ़ पाता था जब वह मेरे नाक तक आ जाती थी, इतने 0 डिस्टेंस से मैं किसी पुस्तक को पढ़ पाता था। और इसी के साथ फिर सामान्य विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में पढ़ना, फिर मेरा प्रवेश दूसरे विद्यालय में हुआ। फिर उन विद्यार्थियों के समक्ष उन्हीं समस्याओं को लेकर जाना एक बचपन के हिसाब से एक कठिन दौर हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही मानसिक दबाव बना रहता है, क्योंकि लोग अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, बड़ा चैलेंजिंग होता है। और उसके बाद मैं सामान्य विद्यार्थियों के साथ लिख नहीं पाता था तो रफ कॉपी में नोट्स बना के घर लाता था। मेरी मम्मी फिर उनको नोट्स को बोलती थी, मैं फिर उनको शेयर करता था। तो जो सामान्य विद्यार्थी जिस समय खेल कूद में या अपने दूसरी एक्टिविटी में लगे रहते थे, मेरा वह समय भी पढ़ाई में ही जाता था। लेकिन ये समय चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ, शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ जब मैं 9th में आया और मेरा सपना था कि मैं 10th में मेरिट में आऊंगा, प्रयास करूंगा कि प्रवीण सूची में आऊं। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत को मंजूर नहीं था और जब 10वीं की कक्षाएं शुरू हुई उसके पहले ही, जून का ही महीना था,
19 जून को मेरी आँख का रेटिना पूरी तरह डिटैच हो गया और मैं टोटल ब्लाइंड की कंडीशन में पहुंच गया, जो मेरे जीवन के लिए एक बहुत कठिन समस्या थी। लेकिन सर्जरी हुई और भगवान का आशीर्वाद रहा, क्योंकि भगवान को भी कुछ और मंजूर था कि शायद मैं आगे कुछ और करूं या समाज के लिए कुछ करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए फिर मैं ऑपरेशन हुआ और जो विजन था उससे लगभग थोड़ा ठीक विजन आया, चीजें दिखाई देने लगी जी। और फिर उन्हीं परिस्थितियों के साथ, लेकिन सर्जरी के बाद आंखों की स्थिति और जटिल हो जाती है जी। दर्द के साथ पढ़ाई करना और दवाइयों के साथ कठिनाई होती है। लेकिन मेरिट लिस्ट में तो नहीं आ पाया, लेकिन सेकंड डिवीजन के साथ मैंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की। आपने जो किया सर वो फर्स्ट डिवीजन से कम नहीं है। इतनी चैलेंज होने के बावजूद आप सेकंड डिवीजन तक पहुंचे, है ना। तो ये हमारे लिए तो बहुत ऐसी गर्वित महसूस कर देने वाली बात है। जी सर, और यही मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जिनके परसेंटेज कम होते हैं और ये सोचते हैं कि कम परसेंट है तो आगे विशेष कुछ नहीं कर सकते जी। तो ये तो उनको भ्रम अपने मन से निकाल देना चाहिए। कम परसेंट या एवरेज परसेंट के साथ भी एक अच्छा वर्क किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल फिर सर मैंने गलत संकाय के साथ में बायोलॉजी भी मैंने ली जी। और 12th पास की। लेकिन कहीं न कहीं ये विषय कठिन हो जाते हैं जी। और संघर्ष तो वही था, आंखों का जो संघर्ष चल रहा था जी। साथ में आने जाने के लिए पैर में भी समस्या जी। एक पैर में क्योंकि पोलियो भी है जी। और फिर सामान्य विद्यार्थियों के साथ समन्वय, इन सब संघर्ष के साथ जिंदगी चलती रही जी। और फिर मैंने 2008 में पीईटी का एग्जाम दिया, चयन हुआ जी। और सरकारी कॉलेज भी मिल रहा था, परंतु सरकारी कॉलेज में जाने आने की व्यवस्था न होने के कारण मेरे पिताजी ने प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख किया। तो सरकारी कॉलेज आपके घर से काफी दूर पर था? जी, लगभग 12 से 14 किलोमीटर। अच्छा जी। और बस की कोई व्यवस्था नहीं थी। ओहो। और इतनी कठिनाइयों के साथ स्वयं आना जाना संभव नहीं था। जी जी। इस कारण से सरकारी कॉलेज को छोड़कर प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख किया। लेकिन डिसेबिलिटी के कारण कुछ प्राइवेट कॉलेज वालों ने मुझे एडमिशन देने से लगभग मना कर दिया। ओह माय गॉड। उनको ऐसा लगता था कि कहीं उनकी सीट खराब ना हो जाए। उनकी फीस या 4 साल का जो कुछ है वो सीट ना चली जाए जी। लेकिन फिर मैंने 1 साल और वेट किया। बीएससी में मैंने बीच में एडमिशन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन नहीं हो रहा था, मन इंजीनियरिंग ही करने का था। अच्छा जी। क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान अधिक था जी। तो मन तो इंजीनियरिंग करने का था। बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी छोड़ी जी और फिर से दोबारा पीईटी की तैयारी करी। ओके। और फिर किया, लेकिन फिर भी सरकारी कॉलेज मिल रहा था, लेकिन समस्या वही थी और बाहर जा नहीं सकते थे। लेकिन फिर एडिना इंस्टीट्यूट एक नया कॉलेज ओपन हुआ 2009 में जी। वहाँ उनके डायरेक्टर डॉक्टर सुनील जैन सर ने विश्वास दिखाया जी और उनने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की एडवाइस दी और मैंने उससे इंजीनियरिंग किया। ओके। इंजीनियरिंग में भी कई समस्याएं आई, जैसे एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग जी। और ड्राइंग बहुत बारीक होती है जी। सामान्य आदमी कोई पॉइंट रखने के बाद उस पर फिर पूरी ड्राइंग ड्रॉ करना एक कठिन समस्या होती है जी। लेकिन और बहुत से विद्यार्थी बाकी पर नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर मैंने +16 नंबर का मतलब जो चश्मा होता है जी उसमें +16 नंबर का चश्मे का उपयोग करके और ड्राइंग का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया। Hats off to your work, sir. +16 यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है जी। कितना मुश्किल रहा फिर वो सारी चीजें, कितना कठिन रहा होगा इतने नंबर के साथ और इस तरीके से करना सर? कठिनाई सर बहुत ज्यादा कठिनाई आती थी और वहाँ भी वही समस्या, कुछ नेगेटिव वेव्स साथ वाले जी कि क्या करोगे इंजीनियरिंग करके। हाँ बिल्कुल, ये तो रहता है हमेशा जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ लोग हमेशा हमारे साथ ऐसे होते हैं।
इस फील्ड में कुछ कर नहीं सकते हो, टेक्नोलॉजी में आंखों के कारण कुछ कर नहीं पाओगे, क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हो। इस टाइप की बहुत सी नेगेटिव वेव्स कहीं ना कहीं मिलती रहती थी, कुछ पार्टियों से, कुछ अदर लोगों से। लेकिन उन सब से पार पाते हुए, और क्योंकि नया कॉलेज था तो उस समय उसमें रैंप वगैरह और रेलिंग वगैरह की सुविधा नहीं थी, उन सब के साथ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। लेकिन ये चैलेंज बड़ा मेरा 7वें सेमेस्टर में, जब मेरे 7वें सेमेस्टर का एक आखिरी पेपर था। उस समय पेपर के पहले, क्योंकि मुझे विजन लॉस था, तो मैं खिड़की के साइड बैठता था रोशनी के कारण कि वहाँ अच्छा दिखाई दे। तो वो खिड़की सबसे लास्ट में होती थी। तो वहां से मैं आगे वाले डोर तक जा रहा था, लेकिन किसी कारण से थोड़ा सा पैर टकराने के कारण दीवार से टकराया। तो जो दूसरी आंख थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई पेपर के चंद मिनट पहले, और आंख लगभग बाहर निकल आई। उसकी भी सर्जरी हो चुकी थी, तो उसमें सिलिकॉन ऑयल भरा हुआ था, वो रैप्चर होने लगा। परंतु उस पैनिक कंडीशन के साथ ही वो मुझे आज भी याद है, 19 दिसंबर 2012 की घटना है। और 7वें सेमेस्टर का सैटेलाइट कम्युनिकेशन का लास्ट पेपर था। लेकिन मैंने उसी कंडीशन के साथ वो पेपर भी लिखा, और लगभग 70 नंबर के साथ में उस पेपर में पास भी हुआ। हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ। कोई नहीं कर सकता ये। मैं क्या मतलब, जो सामान्य बोलने वाले, जो साधारण, ये बहुत असाधारण कार्य था आपका, क्योंकि ये सामान्य जो लोग दिखते हैं उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वो आपके जैसी नहीं हो सकती। सल्यूट है आपकी मेंटालिटी को। और सर फिर चैलेंज का जो बढ़ना शुरू हुआ वो बढ़ते ही गए, और फिर सामने, क्योंकि 8वां सेमेस्टर था जो फाइनल सेमेस्टर था, और उसके साथ 2013 का गेट 24 फरवरी 2013 में था, और 2012 की PSC भी 10 फरवरी 2013 में थी। ये सब एग्जाम सामने थे। ऐसी कंडीशन में सर्जरी कराना और आपको ठीक कराने का वक्त नहीं था। तो उसी कंडीशन के साथ मैंने गेट की तैयारी की, और 2013 का गेट किया फरवरी में, और उस गेट में भी मैं क्वालिफाइड हुआ। और फिर मई में फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दिए, वही आंख लगभग बाहर लटकते हुए। अरे बाप रे। और लगभग 70% के साथ मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद जाके फिर मेरी सर्जरी हुई, जो कहीं ना कहीं अनसक्सेस ही रही, और विजन जो है वो लॉस ही होता गया। अरे बाप रे। तो 2014 के बाद से फिर विजन फिर से लॉस होना शुरू हुआ, जो अभी तक हो ही रहा है। लेकिन इन सब के दौरान अब चिंता थी रोजगार की, क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ और अनएम्प्लॉयमेंट एक और अधिक कठिन समस्या हो जाती है। दोहरी मार है, समझ सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ही था, लेकिन क्योंकि मैं गेट क्वालिफाइड था, तो साउथ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीधी भर्ती के से इंटरव्यू के माध्यम से मेरा लैब टेक्नीशियन के पद पर चयन हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जो समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, या जो एक मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, डिसेबल पर्सन और अन्य लोगों के लिए माइलस्टोन क्रिएट करने की जो इच्छा थी, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल तो उसके साथ ही मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में रहते हुए PSC की तैयारी को भी अपने जारी रखा, और सभी एग्जाम को फिर मैंने छोड़ दिया। सिर्फ एक टारगेट था, PSC। बिल्कुल। तो PSC की तैयारी को जारी रखा, रखते हुए 2013 की जो PSC थी वो मैंने क्वालिफाइड की। और लेकिन दुर्भाग्यवश, क्योंकि दृष्टिबाधित की एक ही पोस्ट थी, तो मेरा नाम वेटिंग में रहा ऑल ओवर MP में। एक व्यक्ति का चयन हुआ, दूसरे नंबर पर मैं था। तो उस परीक्षा में भी कहीं ना कहीं दुखद ही रहा, लेकिन इच्छा तो थी कि कुछ करना है। तो अगली तैयारी करी, लेकिन वो परीक्षा बहुत लंबी चली, तो बीच की कुछ PSC छूट गई इसके कारण। फिर 17 में रिज्वाइन कर पाए।
जी। तो 17 में फिर मैं प्री दिया, प्री में भी सिलेक्शन हुआ, मेंस दिया, मेंस में सिलेक्शन हुआ जी। और फाइनली इंटरव्यू तक गया जी। लेकिन वहाँ भी कट ऑफ से लगभग 24-25 नंबर से फिर फेलियर हुआ। ओ। कहीं ना कहीं सर एक वो बहुत बड़ा झटका था क्योंकि जो विजन था वो लॉस होता जा रहा था जी। और उम्र भी बढ़ रही थी। जी। रोजगार तो मिल चुका था लेकिन अब कहीं ना कहीं जो शादी का जुनून दबाव था, था समाज के लिए कुछ करने का, जी वो कुछ आपको करने का, चिंतित किए जा रहा था। जी। जी। तो उसके साथ मंत्र अकेडमी के सहयोग से साइलेंसर के माध्यम से फिर से तैयारी शुरू की जी। और 2018 की पीएससी फिर दी। ओके। जी। तो प्री में चयन फिर हुआ, मेंस में चयन हुआ। जी। मेंस में लेकिन सर इस बार चूक नहीं की, बहुत मेहनत की। ग्रेट। लगभग जी। 40 से 50 टेस्ट की तैयारी की जी। और वो लिखे और पूरा सिलेबस तैयार किया। जी। और जो छोटी छोटी चीजें थी जी। जैसे टाइम मैनेज करना या पेपर छूट ना पाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जी। कि पेपर छूट ना पाए और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो, उसके लिए प्रयास करते हुए जी। लगे रहे। जी। तो मेंस में भी चयन हुआ जी। और फिर इंटरव्यू की बारी आई। जी। तो इंटरव्यू दिया तो इस बार सौभाग्य था, तो इंटरव्यू में भी चयन हुआ और 2018 के माध्यम से नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ। ग्रेट वर्क सर, ग्रेट। सर इसमें भी एक विशेषता रही कि पूरे मध्य प्रदेश में एक ही पद था जिस पर मेरा चयन हुआ इस श्रेणी में। बहुत बहुत बधाई सर, और आपने जो किया वो कोई नहीं कर सका। एक पोस्ट थी सिर्फ और वो पोस्ट आपने नहीं छोड़ी। उससे भी बड़ी बात कि डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी आप अपना प्रयास करते रहे। और मैं ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं कि सर हमारे पास ये नहीं है, हमारी गैस खत्म हो रही है, हमारे फादर हमें सिर्फ 5,000 देते हैं, और मतलब सारी एबिलिटीज होने के बावजूद भी ये लोग मेंटली डिसेबिलिटी शो करते हैं। और आपने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं और अनअकैडमी परिवार। सर आपने मेंटली डिसेबिलिटी का कहा तो एक बात और बोलना चाहूंगा। जी सर जरूर। कि मेरी नजर में जो डिसेबिलिटी है जी वो एक स्टेट ऑफ माइंड है ओनली। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, दिस इज स्टेट ऑफ माइंड। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा जी कि जो सोशल परसेप्शन है उसमें अब बदलाव लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। ऐसे जो व्यक्ति हैं विशेषकर उनके वैवाहिक जीवन के लिए, जी। क्योंकि एक बात और मैं रखना चाहूंगा अपने जीवन के संघर्ष से संबंधित है वो भी। जी। जी। कि वैवाहिक जीवन में भी कई कठिनाइयां आ रही थी। जी। मतलब लोग अपनी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जी। उनका कहीं ना कहीं सोच होता है कि डिसेबल पर्सन है तो मेरी लड़की को अच्छे से नहीं रख सकता। बिल्कुल। लेकिन परिस्थितियों में वैजंती ने मेरा साथ दिया और कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रही और आज भी साथ है और हम लोग बहुत अच्छे से हैं और वो बहुत खुश है। और उसका ही ये मत है कि वो किसी सामान्य व्यक्ति के साथ होती तो उतनी खुश ना होती जितनी मेरे साथ खुश है। बिल्कुल सर, हम उनको भी बिल्कुल सल्यूट करते हैं कि उनका जो विश्वास है और आपने जो किया है उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, वो भी सर काबिले तारीफ है। और आप जो हैं एक सच्चे नायक हैं, और आपकी जो कहानी है संघर्ष की वो उन लाखों लोगों को एक सीख देने वाली है और उन लोगों के लिए तमाचा भी है जो सब। Unacademy. Let's crack it.